नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। रावण से की पीएम मोदी की तुलना। बीजेपी ने किया पलटवार, विवादित बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच जारी टकराव नहीं थम पा रहा। राजस्थान कांग्रेस में तकरार। गहलोत ने की सोनिया गांधी से बात, जल्द हो सकता है राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव। सुकेश चंद्रशेखर का दिल्ली एलजी को एक और लेटर बम। लेटर से हुआ बड़ा खुलासा। कहा, मेरे परिवार को सिसोदिया से जुड़े नंबर से मिली जान से मारने की धमकी। सुकेश को 8 दिसंबर तक मुंह बंद रखने की भी धमकी। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बताया वल्गर प्रोपेगेंडा। बयान पर जमकर हंगामा। इजराइल के राजदूत ने मांगी माफी, पर कांग्रेस कर रही बयान का समर्थन। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब का पूरा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। अब 1 दिसंबर का होगा आफताब का नार्को टेस्ट। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान की। गुजरात चुनाव प्रचार में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी नगरपालिका तक के चुनाव में कहती है मोदी को वोट दो। पीएम मोदी हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। खड़गे ने सवाल किया, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखे? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखे, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखे, लोकसभा में भी तुम्हारी सूरत देखे, हर जगह आपका ही चेहरा देखे। कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है? मतलब साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। इस बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आग बबूला हो उठी है। हर बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं। क्या कांग्रेस का यही संस्कार रह गया है? देखिए, वो कहते हैं ना कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीते, उसके बाद यही कांग्रेस पार्टी और इसके दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, एमसीडी का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, असेंबली हो, कहीं भी कुछ चुनाव हो, मोदी का जादू चल गया या मोदी का जादू नहीं चला, मोदी हार गए। आपने ही हर छोटे बड़े इलेक्शन को मोदी की पॉपुलैरिटी से जोड़ने की कोशिश की, और अब यही दांव आपको उल्टा पड़ रहा है। और मूर्खता ये देखिए कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, रावण बोल रहे हैं। कोई सोनिया गांधी को ताड़का या शूर्पणखा बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा? उम्र हो गई है, कम से कम भाषा के ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मधुसूदन मिस्त्री ने औकात की बात कर दी थी। दिक्कत क्या है? दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ये है कि वो जान रहे हैं कि गुजरात में चुनाव वो हार रहे हैं, कहीं जीत की कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। तो ऐसे में प्रचार प्रसार करने जाओ तो आप क्या करोगे? चुनाव तो जीतेंगे नहीं, तो कम से कम राहुल गांधी सोनिया गांधी के सामने अपना नंबर बढ़ा ले। और राहुल गांधी के सामने नंबर बढ़ाने का तरीका क्या है? मोदी को गालियां दे दो, रावण बोल दो, कुछ बोल दो, कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लो कि ताकि मैं मोदी से डरता नहीं, मोदी के खिलाफ मैं ये बोल सकता हूं, ये राहुल गांधी को आप साबित कर सको। बहुत ही घटिया किस्म का प्रचार, और कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से मालूम है कि आप बिलो द बेल्ट प्रधानमंत्री मोदी को आप अटैक करोगे, चुनाव में आपका नामो निशान मिट जाएगा। तो हार के डर से कांग्रेस भी जो है वो पीएम मोदी का सहारा ले रही है। भाई, हार तो अपनी जगह पे, ये अपना चमचागिरी, ये कांग्रेस के नेताओं के साइकी को समझना जरूरी है।
मोदी को गाली दो, राहुल की नजरों में अपना नंबर बढ़ाओ। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी को रावण बता दो। हाँ, यही तो, और क्या कहा जाएगा जब वो अध्यक्ष जो बिना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एक कदम नहीं चलते, वो कोई बयान दे रहे तो उनके कहने पे ही बोला जा रहा होगा। जी, अब बात राजस्थान कांग्रेस में मचे बवाल की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गहलोत और पायलट के बीच युद्ध 7वें आसमान पर गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि नाकारा, निकम्मा के बाद गद्दार जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा। सुलह कराने के लिए केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं, पर सुलह तो होता नजर नहीं आ रहा और खबर सामने आ रही है कि आलाकमान अशोक गहलोत से काफी ज्यादा नाराज है। सोनिया गांधी ने भी अशोक गहलोत से बात की है, पर लगता है बहुत जल्द अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी भी जाने वाली है। ये राजस्थान में चल क्या रहा है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे आ गई। क्या हुआ है? एक तो पायलट साहब ने धमकी दे दी कि 3 दिसंबर से पहले आप नेतृत्व के बारे में फैसला कर लो, और ये फैसला नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी। 3 दिसंबर क्यों? क्योंकि राहुल गांधी 3 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने वाले हैं। अब ये यात्रा में गड़बड़ी अगर हो जाती है तब तो परेशानी हो जाएगी। और पायलट ने बहुत ही अच्छे वक्त पे अपना कार्ड खेला है। एक तरफ गहलोत से नाराज है, गहलोत साहब ने सोनिया गांधी को फोन किया, बताया कि भाई देखिए, ये तो हमारी कुर्सी के ऊपर खतरा, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने 2 टूक शब्दों में 2 बातें कही। पहली चीज ये कि राहुल बेटे के यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर वो गड़बड़ हुआ तो फिर दोनों को पनिशमेंट मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज ये कि आप अपनी समस्याओं को मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने लेकर के जाएं। हमारे सामने अब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो नाराजगी तो एक है, और उस नाराजगी का फायदा कौन उठाना चाहता? तो पायलट साहब उठाना चाहते। क्यों उठाना चाहते? क्योंकि पायलट साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने धोखा किया। उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आपने 2019 लोकसभा का हवाला देकर के कहा कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद आपको बनाया जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। 2020 में उन्होंने बहुत बड़ा तमाशा किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर बीच में एक बार फिर हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी अध्यक्ष को आप बनाना चाह रहे थे, गहलोत को, लेकिन गहलोत साहब ने विद्रोह कर दिया। तो ब्लैकमेल हो रहे हैं ये गांधी परिवार। अब देखना ये है कि ये गुस्सा पायलट साहब का शांत होता है या फिर इस बार फिर से वो गांधी परिवार के द्वारा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी हुई है। बातचीत हुई, मैंने कहा 2 चीज़ें हुई, उसमें साफ कह दिया गया गहलोत साहब का दरवाज़ा बंद हो गया है, आपकी अब सुनवाई हमारे यहाँ से नहीं होगी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। जी, आज की तीसरी खबर में बात सुकेश चंद्रशेखर के एक और नए लेटर बम की। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी विके सक्सेना के नाम एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि उसके परिवार को मनीष सिसोदिया से जुड़े नंबर से धमकी मिली है। फोन करने वाले ने खुद को जय किशन उर्फ जेके बताया। सुकेश के मुताबिक वो सत्येंद्र जैन के साथ जय किशन से मिल भी चुका है। आरोप है कि जेके ने उसके परिजनों से कहा कि सुकेश को 8 दिसंबर यानी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आने तक चुप रहने को बोला गया, वरना जेल में टॉर्चर करने के साथ ही हत्या कर दी जाएगी। 8 दिसंबर तक चुप रहने को क्यों कहा गया? ताकि इनकी छवि ना खराब हो जाए। बस राजनीति, मैं कहता हूं ये राजनीति का नटवर लाल है। क्या हुआ है इस केस में? इस केस में ये हुआ कि बहुत सारी चिट्ठियां जब उसने लिखी तो एलजी साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विजिलेंस डिपार्टमेंट और भी कुछ अधिकारियों के द्वारा एक कमेटी बना दी कि जो सुकेश चंद्रशेखर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है, उस पर अपनी रिपोर्ट दे। सुनवाई 14 और 15 नवंबर को होनी थी। उसके पहले ही जेल अधिकारियों के द्वारा ये दावा इस चिट्ठी में जो किया गया है, सुकेश चंद्रशेखर को धमकाया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई तुम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी और जेल प्रशासन के लिए कोई भी गलत बात आप नहीं कहेंगे वहाँ पे, और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी जेल के अंदर। अब
14 तारीख को ये कमेटी पहुंचती है, जेल के अंदर पूछताछ होती है, जहां कई सारे सबूत, कई सारी बातें सुकेश चंद्रशेखर ने इस कमेटी के सामने रख दी। अब जब ये मसला सामने आया तो 21 से 24 तारीख के बीच धमकियां मिलनी शुरू हो गई। किसे? सुकेश चंद्रशेखर के परिवार को। अब सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहा है कि ये जो नंबर से धमकी दी गई वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए हैं। नाम भी बता रहा है, सबूत देने के लिए भी तैयार है, और ये बताया जा रहा है कि एलजी को जो उसने बाकायदा पत्र लिखा है अपने वकीलों के जरिए, वो स्क्रीनशॉट्स जिस पे फोन आया, वो नंबर्स उसने दिए हैं। अब इसकी जांच के लिए सुकेश सज्जन कह रहा है कि इसमें सीबीआई जांच की जाए, मैं सारी पोल पट्टी केजरीवाल की खोल दूंगा। लेकिन ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है, इसके पहले भी कई चिट्ठी एलजी को लिखे जा चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, एक्शन हिंदुस्तान में लेने की एक प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आउट ऑफ द वे जाकर के किसी को पकड़ ले ये भाई चिट्ठी के आधार पे, तो वो आगे चल करके बूमरैंग हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में चले जाएंगे, बेल मिल जाएगा, पूछा जाएगा भाई क्या सबूत है, क्या आधार है। तो सरकारी काम धीरे धीरे होता है। अब कमेटी बनी है, वो बताएगी कि भाई प्राइमा फेसी इसमें कुछ सब्सटेंस है भी या नहीं, क्योंकि ये खुद एक महाठग है। अगर कमेटी ये कहती कि इसमें सब्सटेंस है तो इसके ऊपर सीबीआई की जांच या कोई और जांच के आदेश एलजी साहब देंगे, और उसके बाद जो जांच एजेंसियां जांच करेगी तब इसकी प्रक्रिया और एक्शन शुरू होगा। कानून लुंजपुंज है तो सिस्टम भी लुंजपुंज ही चलेगा। जी, अगली खबर में बात एक बार फिर से विवादों में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। फिल्म को लेकर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ, जब आईएफएफआई के जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड ने फिल्म की निंदा की। उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। बयान सामने आने के बाद इजराइल के राजदूत ने फिल्म मेकर को फटकार लगाते हुए भारत से माफी भी मांगी, पर इस बयान के आते ही एक बार फिर से टूल किट एक्टिव हो गया। टूल किट को मौका मिल गया फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आपने टूल किट की बात की है तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो के 2 घंटे बाद ब्लैक एंड व्हाइट में मैं खुलासा करूंगा कि भाई क्या हुआ जी। रात के अंधेरे में क्या चीजें हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, आप हमेशा दूसरे को क्यों दोष दोगे? इस फिल्म मेकर को, इस डायरेक्टर को आपने ज्यूरी में रखा ही क्यों? व्हाई डिड यू मेक हिम अ ज्यूरी? वो आया क्यों? एंटीसीडेंट्स आपको नहीं पता करने होते पहले? ये व्यक्ति ये जो फिलिस्तीन में जो पत्थरबाज होते हैं ना, जो टेररिस्ट है, उसका सिंपैथाइजर है, ये लेफ्टिस्ट है। ये इजराइल में भी टुकड़े, हर देश में कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं देश के खिलाफ बोलने वाले। जब ये इजरायली सोल को ही कहता है कि सिख है, तो वो जो व्यक्ति न जिसे देश से प्रेम है न कुछ, ये प्रोपेगेंडिस्ट है, लेफ्टिस्ट है। आपने इसे न्योता क्यों दिया? और जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि ज्यूरी में कौन कौन लोग होंगे, ये आईएएस अधिकारी, ये जो मंत्रालय में बैठे हुए जो आईएएस अधिकारी हैं, जो लोग ये डिसीजन लिए कि भाई इसको अंदर आने दिया जाए, उसको तो पहले सस्पेंड किया जाए। कश्मीर फाइल्स के अंदर जो डायलॉग है उसको समझिए। सरकार तो उनकी है, सिस्टम हमारा है। ये कहीं ना कहीं से ये वायरस सिस्टम में घुस ही जाता है। ये वायरस को घुसने कौन देता है? तो ये जो अधिकारियों ने, जिन्होंने उसे अपॉइंट किया ज्यूरी के अंदर, उन लोगों को टांगना चाहिए, उन लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। एक व्यक्ति के चक्कर में हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल, उसको आपने मटिया मेट कर दिया।
और टूल किट वो तो यही धंधे में ही है। हिंदुस्तान को बदनाम करने से तो उनके घर का राशन चलता है, पॉकेट गर्म होता है। ये वामपंथियों की चाल समझना बहुत मुश्किल काम है। जी, आखिरी खबर में बात श्रद्धा केस से जुड़ी। श्रद्धा के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा, जिसके लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने जो जानकारी दी है उसे जानकर पुलिस भी हैरान हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि शातिर आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं पॉलीग्राफ टेस्ट में? देखिए, वो सब कुछ मान लिया है, सारी कहानी उसने बता दी। और आप कह रहे हैं कि भाई मारने का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। वो खुश है, वो खुश है। पता है आपको उसने क्या कहा है? उसने कहा कि हमें कोई अफसोस नहीं कि मैंने उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। एक काफिर का मैंने वध किया है। 72 हूरें मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बताने की हिम्मत दिखा पा रहा है? आप ये समझिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ है पूरे समाज को कि हिंदू को काट दोगे तो जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेगी। यही वो कहा है। अब ये बातें जांच एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाली हैं। और उन लोगों को पकड़ पकड़ के आप पूछिए, सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उनके वॉल पे जाकर के पूछिए, जो ये कह रहे थे कि हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल लोग ढूंढ लेते हैं। ये किसी और ने नहीं ढूंढा है, ये आफ्ताब ने ढूंढा है। और ये सारे वीडियो टेप्स, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट के जब बाहर आएंगे, दुनिया दहल उठेगी। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।